आइए अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था किसके बारे में? चोल डायनेस्टी के बारे में, और वहीं पर हमने पढ़ा था थांजावुर को लेकर। थांजावुर का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझाया है। पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है एक ऐसी रिवर जो पूरे साल बहती रहती है, वो सीज़न में नहीं आती कि केवल बारिश आई, नदी बही और सूख गई, ऐसी नहीं, बल्कि जो हमेशा बहती रहे, ऐसी रिवर को पेरिनियल रिवर कहा जाता है। और इसी का एक एग्जांपल है कावेरी। इसी के किनारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन था। उस ब्यूटीफुल टाउन का नाम है तांजावुर, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस टेम्पल है जिसका नाम है राजराजेश्वरा। इसे बनवाया था किंग राजराज चोला ने। अब जब भी इस मंदिर में पूजा हुआ करती थी तो यहाँ के आर्किटेक्ट को काफ़ी प्रेस किया जाता था, यहाँ के जो लोग रहते थे, इस टाउन में जो लोग रहते थे उनके द्वारा। इस आर्किटेक्ट का नाम था कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन। इसके बारे में पता चलता है क्योंकि जो टेम्पल की वॉल्स हैं यहाँ पर उसने अपना नाम करवा के रखा है। मंदिर के अंदर एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विथ मंडप्स और पावेलियंस। अब ये जो मंदिर है यहाँ पर एंट्रेंस में मंडप है, मतलब ये मंडप नहीं जो आजकल हम शादी में देखते हैं, बल्कि मंडप से मतलब होता था एक काफ़ी बड़ा हॉल जहाँ पर लोग आ सके, जहाँ पर किंग बैठ सके, जहाँ पर जनता इकट्ठी हो सके। यहाँ पर जो किंग होता था वो अपने ऑर्डर्स इश्यू करता था। अब किसे वो ऑर्डर इश्यू करेगा? वो करता था अपने सबऑर्डिनेट को, जो उसके नीचे काम करते थे, उन्हें यहीं से ऑर्डर पास किए जाते थे। कई बार ये जो पावेलियंस होते थे ये बैरक का काम भी किया करते थे आर्मी के लिए। जब भी आर्मी को रुकना होता था तो वो वहीं आकर रुका करते थे। द टाउन इज बसलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। यहाँ पर जो टाउन है ये काफ़ी चहल पहल होती। बसलिंग का मतलब होता है चहल पहल होना। ये जो टाउन था यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती थी। यहाँ पर सेलिंग होती थी किसकी? ग्रेन्स की, स्पाइसेस की, क्लॉथ्स की और ज्वेलरीज की। यहाँ पर वाटर सप्लाईज भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये आती थी वेल्स मतलब कुएं से और टैंक्स से। द सलिया वीवर्स ऑफ थांजावुर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ ओरैयर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स यूज्ड टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। एक वीवर्स होते थे, मतलब जो कपड़े सिलते हैं उन्हें हम वीवर कहते हैं। तो जो तांजावुर के और तांजावुर के पास का जो एक शहर है ओरैयर, यहाँ के जितने भी सलिया वीवर्स हैं ये बिजी थे फ्लैग्स को बनाने में, ऐसे फ्लैग्स जो कि यूज़ होने वाले थे टेम्पल फेस्टिवल्स में। और इसी के साथ साथ ये राजा के लिए फाइन कॉटन के एकदम शानदार तरीके के क्लोथ बना रहे थे। अब जो मिडिल क्लास है, जो नॉर्मल लोग थे, उनके लिए कोर्स कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, मतलब एक हल्का सा रफ टाइप का जो कॉटन होता है, जो नॉर्मल कॉटन है, ये यूज़ किया जाता था पब्लिक के लिए। यहीं से कुछ दूरी में एक जगह थी जिसका नाम था स्वामी मलाई। अब स्वामी मलाई में कुछ स्कल्पटर्स रहते थे। स्कल्पटर्स मतलब स्थपति। ये बहुत ही सुंदर ब्रॉन्ज के आइडल्स बनाते थे, मतलब ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाया करते थे। इसी के साथ साथ ये मेटल लैंप्स भी बनाया करते थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल मेटल लैंप्स नहीं होते थे। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे और इनमें ऑर्नामेंट लगा होते थे। अब ऑर्नामेंट क्या है? ये काफ़ी कॉस्टली स्टोन्स है जो कि अक्सर हमें ज्वेलरीज में देखने मिलते हैं, वही इन मेटल लैंप्स में लगे हुआ करते थे। ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये जो फिगर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर, कितना एक्यूरेटली बना हुआ है, और इसे बनाया गया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा। इस टेक्निक को हम आगे चलकर फिगर्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रॉन्ज की और बेल मेटल की बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज एक अलॉय है। अलॉय ये दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स से मिलकर बनता है, और इनमें कुछ एक सर्टेन प्रपोर्शन में मेटल्स का रेशियो होता है। यहाँ पर जो बेल मेटल है इसमें टिन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखा जाता है और कॉपर की क्वांटिटी को कम रखा जाता है, तभी उसमें से बेल के जैसा साउंड आता है। अब जो चोल ब्रॉन्ज स्टैचूज थे ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा ही बनाए गए थे। ये फिगर भी जो आप देख रहे हैं ये भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। चलिए आइए मैं इसको आपको फिगर्स के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट एन इमेज ऑफ वैक्स वॉज मेड। यहाँ पर एक वैक्स से इमेज बनाई जाती थी। कौन सा वैक्स यूज़ होता था यहाँ पर? हनी वैक्स। ये कुछ इस तरह से दिखता था। अब यहाँ से इन्होंने इमेज को बनाना शुरू किया और जब उनकी इमेज फाइनलाइज हो गई,
इसके बाद इसे कवर कर दिया जाता था किससे? क्ले से। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसे क्ले से कवर कर दिया गया है। इसके बाद इसको सूखने के लिए रख दिया जाता था, इसे ड्राई कर लिया जाता था। इसके बाद क्या किया जाता था? इसमें एक होल बना दिया जाता था। इस जो क्ले कवर है जो, इसमें एक होल बना के रख दिया जाता था। फिर इसके बाद इसे हीट करने के लिए रख दिया जाता था। अब आपको पता है वैक्स जो होती है वो हीट करने पर क्या होती है? पिघल कर वापस आ जाती है। तो इसे जैसे ही गर्म करने के लिए हमने रखा, इसमें से जो भी वैक्स था वो पिघल कर वापस आ गया। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जो क्ले कवर था, उस क्ले कवर में केवल एक इमेज बनकर रह गई है और जो वैक्स है वो पिघल कर वापस आ गया है। फिर इसके बाद इसमें क्या किया जाता था? ये जो क्ले कवर है इसमें उस मेटल को डाल दिया जाता था जिस मेटल की हमें इमेज बनानी है। इसके बाद इसे साफ कर लिया जाता था। Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed. बहुत आराम से उस क्ले कवर को निकाल दिया जाता था ताकि जो अंदर स्टैचू है उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ किया जाता था और पॉलिश किया जाता था, जिसके बाद हमारी मूर्ति बनकर फाइनलाइज हो जाया करती थी। ये जो एग्जांपल अभी हमने आपको दिखाया है ये मॉडर्न डेज़ में यूज़ हो रहा है, लेकिन इसी तरह की कुछ टेक्निक यूज़ होती थी उस टाइम पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।